बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र तरंग एवं दोलन में हम सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण के बारे में बात करेंगे और इसी के आधार पर व्यतिकरण को समझने का प्रयास करेंगे। एक ही रेखा के अनुदिश जब दो समान आवृत्ति की सरल आवर्त गतियाँ गतिशील होती हैं तो उनमें अध्यारोपण होता है। माना जो दो सरल आवर्त गतियाँ हम ले रहे हैं वह समान आवृत्ति की हम बात कर रहे हैं और आवृत्ति कोणीय आवृत्ति मान लो ओमेगा है और उन दोनों आवर्त गतियों के जो आयाम हैं वह मान लो a1 और a2 हैं और किसी समय t पर कण के विस्थापन को अगर हम लिखना चाहें तो समीकरण 1 और 2 में लिखे अनुसार हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मान लो प्रथम सरल आवर्त गति जिसका आयाम a1 है उसके कारण कण में जो विस्थापन उत्पन्न होता वह मान लो y1 है, तो उसको हम y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 1 लिख सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है सरल आवर्त गति की समीकरण, जहाँ a1 आयाम है, ओमेगा आवृत्ति है, अल्फ़ा 1 कला कोण है। उसी तरह से अगर केवल दूसरी a2 आयाम वाली सरल आवर्त गति होती तो कण में जो विस्थापन उत्पन्न होता मान लो y2 होता, तो y2 को हम y2 यानी किसी समय t पर कण में उत्पन्न विस्थापन है तो y2 को हम a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 2 लिख सकते हैं, जहाँ a2 आयाम है द्वितीय सरल आवर्त गति का और अल्फ़ा 2 कला कोण है। अब अगर यह दोनों सरल आवर्त गतियाँ एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो इन दोनों के कारण या इन दोनों के अध्यारोपण के कारण जो कण में विस्थापन उत्पन्न होगा, यानी इन दोनों के कारण जो परिणामी विस्थापन होगा कण में, वह इन दोनों के कारण जो अलग अलग विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, यानी y1 किसी समय t पर अगर बात कर रहे हैं तो जो अलग अलग विस्थापन उत्पन्न हो रहे हैं, पहली सरल आवर्त गति के कारण y1 और दूसरी सरल आवर्त गति के कारण y2, और क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं अब, तो इन दोनों के कारण जो किसी समय t पर कण का जो विस्थापन होगा वो इन दोनों के कारण जो अलग अलग विस्थापन उत्पन्न हो रहे हैं उनके योग के बराबर होगा। तो y को हम y1 प्लस y2 लिख सकते हैं और अगर y1 और y2 का मान हम इसमें लिख देते हैं तो हमें y का मान a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 2 मिलता है। और अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग अलग कर ले तो परिणामी विस्थापन y का मान हमें समीकरण 3 के रूप में मिलेगा। अब अगर इस समीकरण 3 को हम थोड़ा सरल करना चाहें तो साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस अल्फ़ा 2 को हम a कॉस फाई लिख दें और कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट को यानी a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2 को a साइन फाई लिखते हैं। तो समीकरण 3 को हम y इक्वल टू a कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a साइन फाई कॉस ओमेगा टी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई समीकरण 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर समीकरण 4 और 5 को लें हम और 4 और 5 को स्क्वायर कर लें, दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ दें हम तो और उसको थोड़ा सॉल्व करें हम तो a स्क्वायर का मान हमें प्राप्त होता है इस तरह से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। मैथमेटिक्स करेंगे तो हम इस समीकरण तक पहुंच सकते हैं और a को हम अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 समीकरण 7 जो लिखी है उसके रूप में लिख सकते हैं। तो अगर समीकरण 6 को हम देखें तो जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, यह दोनों सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण के कारण किसी समय t पर कण में उत्पन्न विस्थापन y है और जिसका आयाम a है। तो परिणामी अध्यारोपण के बाद में जो परिणामी सरल आवर्त गति प्राप्त हुई है उसका आयाम a हम समीकरण 7 से दे सकते हैं। उसी तरह से अगर समीकरण 4 और 5 को हम डिवाइड करें तो हमें समीकरण 8 प्राप्त होती है। tan फाई इक्वल टू a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस अल्फ़ा 2। तो यह अगर समीकरण 6 को देखें हम तो दोनों सरलावर्त गतियों के अध्यारोपण से जो परिणामी सरलावर्त गति प्राप्त हुई उसका कला कोण फाई है। तो समीकरण 8 से हम परिणामी तरंग का परिणामी सरलावर्त गति का कला कोण फाई ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम समीकरण 6 को देखें तो समीकरण 6 हमने जो प्रारंभ में दो सरल आवर्त गतियाँ ली थी समीकरण 1 का समीकरण 2 उसके तरह की हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो परिणामी दोलन परिणामी जो तरंग हमें मिली है वह भी सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करती है और परिणामी दोलन का आयाम a है और कला कोण फाई है जो समीकरण 7 और 8 से हमें मिल रहे हैं जैसा अभी बताया मैंने। और हम ये देखते हैं कि जो समीकरण 6 है उससे हमें पता लग रहा है, अगर समीकरण 6 को देखें जो कि परिणामी तरंग है तो उसकी आवृत्ति भी ओमेगा ही है। तो जो दोनों समान आवृत्ति की सरल आवर्त गतियाँ थी उनके अध्यारोपण से जो परिणामी सरल आवर्त गति प्राप्त हुई है उसकी आवृत्ति भी वही रहेगी जो उन दोनों सरल आवर्त गतियों की आवृत्ति थी। तो हम यहाँ कहते हैं कि एक ही रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी सरल आवर्त गति या दोलन भी एक सरल आवर्ती दोलन होता है जिसका परिणामी आयाम a और कला कोण फाई होता है जिसे हम समीकरण 7 और 8 से दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में जहाँ हमने कहा था दोनों सरल आवर्त गतियाँ हमने ली थी वो उनका कला कोण अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 थे। अगर हम यहाँ ये कहें कि दोनों सरल आवर्त गतियों की कला कोण समान है, माने दोनों सरल आवर्त गतियों के बीच में कला का कोई अंतर नहीं है, यानी अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 मान लो ये अल्फ़ा के बराबर है। तो जो समीकरण 7 से अगर हम परिणामी तरंग का आयाम a अगर लिखें या परिणामी आयाम a लिखें तो यह अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 0 हो गया तो कॉस 0 1 हो गया। तो यह a का मान अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 आएगा जिसको हम अंडर द रूट a1 प्लस a2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का मान a1 प्लस a2 के बराबर हो गया। और समीकरण 8 से अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा लिखते हैं हम तो समीकरण 8 से tan फाई a1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस अल्फ़ा हो जाता है। तो a1 प्लस a2 कैंसिल होगा और साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा जो कि tan अल्फ़ा के बराबर हो गया। तो समीकरण 8 से tan फाई इक्वल टू tan अल्फ़ा हो जाएगा अर्थात फाई बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। तो जो परिणामी तरंग है उसकी कला अल्फ़ा के बराबर होगी, मानी दोनों जो सरल आवर्त गतियाँ हमने अलग अलग ली थी प्रारंभ में उनकी जो कला है वही कला इसकी रहेगी, माने आवृत्ति और कला दोनों समान होगी। तो यहाँ समान कला में है तो आयाम बढ़ गया, माने अध्यारोपण के बाद में जो आयाम है वह a1 प्लस a2 है तो बढ़ गया। अगर आयाम भी बराबर है अगर दोनों के तो हम कह सकते हैं कि आयाम दुगना हो जाएगा। और अगर जो कला है दोनों की वह अगर विपरीत है तो समीकरण 7 से
अगर हम कहें कि दोनों विपरीत कला में हैं तो उनमें 180 डिग्री का अंतर होगा और उससे जो a का मान है वह a1 माइनस a2 आ जाएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो आयाम का मान 0 हो जाएगा। अर्थात जहाँ समान कला में वहाँ पर आयाम बढ़ जाएगा और जहाँ पर समान कला में नहीं है वहाँ पर आयाम कम हो जाएगा। और अगर विपरीत कला में है तो आयाम 0 हो जाता है। तो इस तरह से दो सरल आवर्त गतियाँ जो कि एक ही दिशा में गतिशील हैं उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग जो मिलती है उसमें अगर समान कला में तरंगें मिल रही हैं तो आयाम बढ़ जाता है और अगर कला समान नहीं है तो आयाम घट जाता है। तो यह सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। और इसी अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम विभक्तीकरण को अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे।